इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। स्टडी ऑफ चार्जेस एट, ओके, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है जी। अगला टॉपिक है जी जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी को एकदम फॉलो करके चलेंगे बेटा। फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ द नेचर क्या है जी? स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट है ना, और चार्जेस लिखिए अराइजेस ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक ऐसा पैरामीटर है जो चार्जेस को पैदा करता है। ठीक है, आपने देखा होगा रात को आप कंबल पे हाथ मारते हो, स्पार्क्स निकलते हैं। हाथ मारना क्या है? रगड़ना। ठीक है जी, हाथ मारना क्या है? रगड़ना है बेटा। सो स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है, चार्जेस अराइजेस ड्यू टू फ्रिक्शन। सो इलेक्ट्रिसिटी produced is called frictional electricity. Electricity produced is called frictional electricity. ओके, तो बच्चों क्या है जी? फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर क्या है जी? फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर क्या है बेटा? चार तरह की फोर्सेस है। ठीक है, चार तरह की फोर्सेस है। पहली फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ लिखता हूँ टाइप ऑफ फोर्स। ये एनसीईआरटी का टॉपिक है बेटा। उसका नेचर, रेंज और स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो सबसे पहला पॉइंट है जी, सबसे पहले आप किसको जानते हो? ग्रेविटेशनल फोर्स। किसको जानते हो? ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स। नेचर क्या है इसका? अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव। रेंज क्या है? वेरी लार्ज। ओके, दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये लिखूंगा बेटा, बाद में लिखूंगा इसको बच्चे। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स ये क्या होती है? ये दोनों तरह से होती है। मैग्नेट अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मैग्नेट रिपेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो सकता है? अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। रेंज क्या होगा बेटा? वेरी लार्ज इसकी भी, बहुत दूर तक ये एक्ट करती है। नेक्स्ट है जी न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट क्या है जी? न्यूक्लियर फोर्स ये क्या होगी बच्चे? अट्रैक्शन, ओके, इसकी रेंज क्या है? वेरी लेस। रेंज क्या है?
वेरी लेस, फिर आगे क्या है जी, वीक। आगे क्या बच्चों, वीक फोर्स, ये क्या होगा जी, अननोन। और ये क्या होगा बेटा, वेरी लेस, ये भी क्या आएगा, वेरी लेस। तो वीक फोर्स बहुत नैरो डिस्टेंस पे लगती है, ये भी वेरी लेस लगती है। अब कंपेयर में क्या है कि अगर ग्रेविटेशनल को हम 1 मानते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है 10⁻36 और न्यूक्लियर होती है 10⁻39 और वीक फोर्स होती है 10⁻14। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार पेपर में कि रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है। अगर हम ग्रेविटी को 1 मान लें तो देखो कि न्यूक्लियर फोर्स 10⁻39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 36 और वीक बेटा 14। ग्रेविटेशन वाले को भी 1 मानना जरूरी है। एक रेशो बनाया है ना, ये यही बनाया है रेशो। अगर आप किसी को, फिर आंसर अलग हो जाएगा। सभी बुक में यही रेशो चलता है। इतना फिर याद कैसे करोगी, ग्रेविटी बहुत कॉमन फोर्स है ना। ठीक है जी, समझ में आया बेटा। कितने तरह की फोर्सेस है बताओ, कौन कौन सी। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्स। ठीक है जी, रेंज याद कर लेना बेटा और नेचर याद कर लेना। ठीक है जी, आगे चलो। चार्ज बता दिया मैंने आपको कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं बेटा। तो आगे लिख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स है ना, बता दिया मैंने आपको। चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स, चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स। क्या बेटा, बता दिया मैंने आपको, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये क्या था, नेगेटिव था बेटा, ये क्या था, पॉजिटिव था। वैल्यू -1.6 इंटू कूलम यूनिट है इसके, बता दूंगा बाद में। इसको ई से लिखते हैं बेटा। ये क्या है, +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इसको भी ई से लिखते हैं। ठीक है बेटा, सिंबल क्या है इसके लिए, ई रखा हुआ हमने। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा बेटा, किसी भी बॉडी को चार्ज होगा, अगर किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्जेस का क्या मतलब है, इफ अ बॉडी possess पॉजिटिव चार्ज, क्या मतलब है इसका, इफ अ बॉडी possess, क्या बचे, पॉजिटिव चार्ज, क्या मतलब है इसका, इलेक्ट्रॉन इसके भाग गए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस। क्या मतलब इस चीज का बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस। ठीक है जी, बॉडी possess पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर लेसर देन प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर lesser, electrons are lesser than किससे बेटा, प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन्स आर लेसर देन प्रोटॉन। ओके,
तो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा? इफ अ बॉडी possesses नेगेटिव चार्ज तो क्या आएगा बेटा बताओ? अगर बॉडी के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो क्या आएगा? मोर इलेक्ट्रॉन्स, मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स, मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स सोचिए। ठीक है जी, हाँ जी बोलिए जी, कहाँ से जी? नहीं, फिजिक्स क्लासेस से बात कर रहे हैं। हाँ जी चले आगे बेटा। देखो जी, प्रोटॉन्स कभी भी न्यूक्लियस से बाहर नहीं आता है ना। तो स्टार पॉइंट क्या है यहाँ पर? तो स्टार पॉइंट क्या है? स्टार पॉइंट क्या है बच्चों? पहला जो स्टार पॉइंट आएगा यहाँ पर, हम बना सकते हैं इसको कि इलेक्ट्रॉन्स ही भाग सकते हैं, न्यूक्लियस से कुछ बाहर नहीं निकलता। जब न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा उसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, वो अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग अ बॉडी, नॉट द प्रोटॉन्स। प्रोटॉन नहीं दौड़ते कभी, कौन दौड़ता है? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग अ बॉडी। Electrons are responsible for charging a body. बॉडी के चार्ज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है जी? इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है। नॉट लिख देता हूं, नॉट प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स कभी भी बाहर नहीं आते हैं। यहां तक बेटा कुछ रिपीट करवाना है तो करवा लीजिए। I'm sorry, but I can't help with that. महक, यहाँ तक कुछ पूछना है बेटा? नो सर। चलें बढ़े आगे। नेक्स्ट है जी, यहाँ तक क्लियर है जी? थोड़ा और समझा दूंगा आपको, अगर आप समझना चाहते हैं कि सर ये कहानी क्या है। आप कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, आप एक एग्जाम्पल ले लो। सोडियम, क्या होता है सोडियम बताइए? 11 23, तो क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन इसका? ये न्यूक्लियस, इसके ऑर्बिट में क्या होगा जी? पहले ऑर्बिट में 2, अगले में 8, और यहाँ पर 1। चलो जी, है ना। दूसरा क्या है? ये न्यूक्लियस, अगर यहां से आप देखो कि यहाँ पर कितने हैं कि 11 प्रोटॉन सेंटर में है, 23 में से 11 गए, 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर। इन दोनों का डिफरेंस वो न्यूट्रॉन होता है। 11 पॉजिटिव है जी और 11 नेगेटिव है। तो बेसिकली नेचर में ये, नेचर ने कपल बना के भेजा है, पेयर्स बना के भेजे हैं। जैसा कल रिपू ने कहा था कि आप अगर इसको नेगेटिव चार्ज को अगर आप फीमेल मान लें और पॉजिटिव को मेल मान लें, तो वहां से अट्रैक्शंस का कंसेप्ट आप आसानी से समझ पाएंगे। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन दौड़ जाता है बेटे, बाहर निकल जाता है, तो उसका एक पेयर है, वो बेचारा प्रोटॉन क्या रह जाता है? अकेला रह जाता है। तो अब ये सोडियम क्या लिखेगा? सोडियम क्या लिखेगा? भाई मेरा एक पार्टनर है, प्रोटॉन बेचारा अकेला है, उसका इलेक्ट्रॉन है वो भाग गया। एक प्रोटॉन अकेला बचता है कि नहीं बचता बेटा अंदर? क्लियर है कि नहीं है? अब
अगर ये इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन ले ले 17, कौन ले ले बेटा? क्लोरीन। तो क्योंकि इसको ऑक्टेट पूरा करने की जरूरत है, तो 8 और 7, एक और ये ले सकता है ऑक्टेट पूरा करने के चक्कर में। 7 पहले थे, 8 में से ले लिया, 8 में से ले लिया, क्या आएगा जी? अब आपको समझ में आया कि यही इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन ले लेगा तो मैं इस पे क्या लगा दूंगा? तो क्या ऊपर के पॉइंट सारे क्लियर हो गए? पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है बेटा? आता होता कहीं से नहीं है, पहले से ही वो पूरे पेयर में है यार। पॉजिटिव चार्ज आ नहीं जाता। जैसे आप घर में एक कमरा खाली हो गया आपका, तो 1 रूम सेट लगाते हो, बाहर नहीं लगाते हो? तो जब इसका एक इलेक्ट्रॉन भाग जाता है, पीछे क्या बचा इसमें? एक पॉजिटिव अकेला बचा, तो हम क्या लिख देंगे भाई? मेरा एक पॉजिटिव, ये एक इलेक्ट्रॉन ये शो कर रहा है कि आई कैन एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं बॉडी के पास, कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। और जब इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो क्या आता है? नेगेटिव आता है। समझ में आया बेटा? निकलते हैं तो और जाते हैं तो नेगेटिव है। ठीक है, आगे चले। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बच्चों आपको एकदम समझ में आएगा, और अगर आप कोशिश करोगे तो एक एक न्यूमेरिकल भी निकाल पाओगे खुद से। प्रॉपर्टीज क्या है? क्या प्रॉपर्टीज है? सबसे पहले बेटा, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। पहला पॉइंट क्या है? चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है? स्केलर है। ठीक है। दूसरा बेटा, सेम चार्ज, सेम टाइप ऑफ चार्ज रिपेल करते हैं अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज। तो क्या लिख दूं? लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। ठीक है जी, क्लियर जी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर। चार्ज है वो क्वांटाइज्ड होते हैं नेचर में, मतलब उसका मतलब क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन? क्या मतलब है क्वांटाइजेशन का? टोटल चार्ज on a body exists as integral multiple of charge. Total charge on a body exists as integral multiple of charge on electron. मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पैकेट चार्ज का वो इलेक्ट्रॉन है। जितना भी चार्ज किसी बॉडी पे होगा वो इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होगा बच्चे। टोटल चार्ज एग्जिस्ट ऑन अ बॉडी एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। प्रोटॉन निकलते नहीं है, पर चार्ज क्या रहता है? दोनों पे बराबर रहता है। तो पहला फॉर्मूला आपके लिए रेडी है, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस
Ne, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस Ne, इसका मतलब बेटा इसका क्या मतलब है बच्चे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल, चले बेटा आगे। तो Q बराबर है प्लस माइनस Ne। ये मैंने क्या लिखा है देखो, अब पढ़ना। Q क्या है? टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी। Q क्या है? Q को लिखता हूं टोटल चार्ज, है ना। और E क्या है जी? E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। E क्या है बेटा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, हेलो। E क्या बेटा? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया आपको? N क्या है जी? N क्या है जी? इंटीजर। क्या होगा N? 1 2 3 4 N इंटीजर है। ये प्लस माइनस तो ये है कि प्लस का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। इलेक्ट्रॉन घुसेंगे तो क्या आएगा? ये मतलब है प्लस माइनस का। हेलो, हाँ जी बोलिए। कौन सा कस्टमर केयर है जी? गलत नंबर है जी ये। क्या 2 कॉल आ चुकी है डोमिनो से, नंबर तो डाल दिया वहाँ। क्या बोल रहे हैं सर? डोमिनोज का ये है कस्टमर केयर। अंश का काम तो नहीं है, वही आपके नंबर देते हैं। इसका काम अच्छे से काम करता नहीं है। हमें पता है। कोई ना बच्चों, ये सब तो 1 महीने से पहले सब आ जाएंगे हैं घूम फिर के। चले आगे बच्चे। Q बराबर है प्लस माइनस Ne। N क्या होता है? इंटीजर। E क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे क्वेश्चंस क्या बनेंगे यहाँ पर? Q बराबर है प्लस माइनस Ne, इस पे क्वेश्चंस बनेंगे। N का आंसर हमेशा इंटीजर में आना चाहिए। प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं, माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स घुस गए हैं, अंदर आ गए हैं। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ आपको। नीचे कुछ और प्रॉपर्टीज लिखवा दो इसकी बेटा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आया? सबसे छोटा पैकेट क्या होता है चार्ज का? इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे मैं कहूँ यार आप मार्केट से अंडे लेके आओ, तो आप कहोगे सर जी 10 अंडे लाऊं, 5 लाऊं, 4 लाऊं। आप कभी ये नहीं बोलोगे सर जी 4.5 अंडे ले आता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जितने भी अंडे चाहिए दैट विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल, वही मिलेंगे बाजार से। समझ रहे हो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता बेटे। अगर इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता, फिर अगर इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता है तो क्या होगा फिर इलेक्ट्रॉन पूरा ही बाहर आएगा या पूरा ही अंदर जाएगा तो एन क्या होगा? हमेशा इंटीजर होगा। एन क्या होगा? ऑलवेज इंटीजर। सबको ये बात समझ में आया? सबसे छोटा पैकेट चार्ज का वो इलेक्ट्रॉन है, उसको +2 के लेवल पे तोड़ना मुश्किल है। हायर लेवल पे टूट जाता है वो भी, बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन अभी आप ये समझिए कि कितना भी, मान लो यार आपको एक जग ये कप पूरा चार्ज भर लिया आपने, तो क्या होंगे इसमें? इलेक्ट्रॉन्स के इंटीजर नंबर ही होंगे। इलेक्ट्रॉन टूट के तो आ ही नहीं सकता। क्लियर?
नेक्स्ट है जी प्रॉपर्टी फोर्थ, चार्ज इज कंजर्व इन नेचर। क्या है बेटा? चार्ज इज कंजर्व इन नेचर। चार्ज क्या है? चार्ज इज कंजर्व इन नेचर। नेचर में चार्ज क्या रहता है? कंजर्व। ठीक है जी, चार्ज इज कंजर्व इन नेचर। समझ में आया? आगे चले। यूनिट ऑफ चार्ज क्या है बच्चों? कंजर्व की एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको समझ रहे। जैसे मान लो यूरेनियम है 92 238, यहां से क्या निकल गया? यहां से निकल गया जी थोरियम 90 234 प्लस हीलियम 24 प्लस हीलियम 24। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं बेटा, ये क्या है जी? 92 है बेटा। ये क्या है? 92 है। ये 90 है, ये 2 है, तो 92 इक्वल्स टू 90 प्लस 2। तो चार्ज इज कंजर्व इन नेचर। नेक्स्ट है बच्चों, एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन ये भी एक एग्जांपल है कि अगर एक गामा रे, ये क्या है? गामा रे है, आप इसको न्यूक्लियस पे मारेंगे। किस पे? न्यूक्लियस पे मारेंगे, क्या पैदा होगा? एक इलेक्ट्रॉन पैदा होगा प्लस एक पॉजिट्रॉन पैदा होगा। क्या पैदा होगा बेटा? एक इलेक्ट्रॉन पैदा होगा प्लस एक पॉजिट्रॉन पैदा होगा। क्लियर? ये पॉजिट्रॉन है बच्चों, ये प्रोटॉन नहीं है, पॉजिट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन है। तो एग्जांपल कैसे जस्टिफाई हुई है? 0 इक्वल्स टू -1 प्लस 1। आंसर क्या आया? 0। समझ में आया बेटा? अभी थोड़ा सा आपको बताता हूँ पॉजिट्रॉन क्या होता है सिंपल शब्दों में। आपकी दुनिया में जितना मैटर है बच्चों, उतना ही एंटी मैटर भी प्रेजेंट है। जितना गैलेक्सी में मैटर है बेटा, उतना एंटी मैटर भी प्रेजेंट है। हमारी गैलेक्सी है वो मैटर की बनी हुई है। इंटरेस्ट क्या है? जब भी मैटर और एंटी मैटर पास में आते हैं तो एनर्जी पैदा होती है। तो एंटी मैटर अभी अर्थ पे डिस्कवर नहीं हुआ है, बट कुछ रिएक्शंस में पाया गया है। कोई सोर्स नहीं है अभी हमारे पास एंटी मैटर का। तो ये भी साइंटिस्ट सोचते हैं कि अगर किसी तरीके से एंटी मैटर बना लिया जाए तो भी पावर क्राइसिस है वो खत्म हो जाएंगे। मैटर बहुत है हमारे पास। इसको कहते हैं एनिलेशन प्रोसेस। एनिलेशन, एनिलेशन प्रोसेस क्या बोलते हैं? एनिलेशन प्रोसेस। ये क्या होता है एनिलेशन प्रोसेस? जब भी मैटर किसके कंपर आता है संपर्क में बेटा? इसको इक्वेशन को उल्टा लिख दीजिए। ये मैटर है, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? प्रोटॉन है। दोनों पास में आएंगे, क्या मिलेगा हमें? गामा रे मिलेगी। क्या मिलेगा? गामा रे। दोनों पास में आएगा, क्या मिलेगा बेटा? गामा रे। तो ये भी एग्जांपल जस्टिफाई हो गई। -1 प्लस 1 0 इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0। समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट है जी यूनिट्स ऑफ चार्ज। यूनिट्स ऑफ चार्ज, यूनिट्स ऑफ चार्ज क्या है जी? यूनिट्स ऑफ चार्ज, ठीक है जी। तो यूनिट ऑफ चार्ज है जी, एक होता है सीजीएस,
दूसरा होता है SI। एक क्या होता है CGS, दूसरा क्या होता है SI। व्हाट इज CGS यूनिट ऑफ चार्ज और SI क्या है? SI में बेटा कहते हैं कूलम और CGS में क्या है स्टैट कूलम। CGS चार्ज है बेटा स्टैट कूलम, SI क्या है कूलम है बेटा। 1 कूलम इक्वल्स टू 3 into 10⁹ स्टैट कूलम। याद करना है, रट्टा मारना है इसको। इसको यार ESU भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। स्टैट को क्या कहते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। क्लियर जी? एक बार रिपीट करें, चार्ज की जो डिस्कवरी की है वो मिल्कन्स ने की थी बेटा। मिल्कन्स ने ये चार्ज बाय मास का एक्सपेरिमेंट किया था। तो चार्ज की वैल्यू मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप मेथड बड़ा फेमस प्रैक्टिकल है। ठीक है जी, क्लियर बेटा? फिर से बताओ यूनिट क्या है कूलम और स्टैट कूलम। इसको हम ESU ऑफ चार्ज भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ESU ऑफ चार्ज। क्लियर? एक और यूनिट होता है 1 EMU ऑफ चार्ज। ठीक है, ये इसको हम लिख सकते हैं 1/10 EMU ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और भी कई यूनिट्स होते हैं कमर्शियल, जैसे बैटरी पे क्या लिखा होता है एम्पियर आर। आपके घर में जो इन्वर्टर की बैटरी हो कमर्शियल यूनिट है चार्ज के, एम्पियर आर। 150 एम्पियर आर, 180 एम्पियर आर लिखा होता है ना सर इन्वर्टर बैटरी पे। समझ में आया कि नहीं आया? 180 एम्पियर ऑफ आर 100 है ना, ये लिखा होता है एम्पियर आर। फैराडे दूसरे चार्ज के यूनिट हैं। एम्पियर आर कमर्शियल यूनिट ऑफ चार्ज है। इन्वर्टर पे घर पे बैटरी आगे लगा होगा तो पढ़ के देखना, लिखा होगा एम्पियर आर, इट इज अ कमर्शियल यूनिट ऑफ चार्ज। क्लियर बेटा? कुछ क्वेश्चंस निकालने शुरू करें। एक बॉडी है, एक बॉडी है, मान लेते हैं इसका मास m है बेटा। क्या है? अगर इस बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले, बॉडी मान लो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए, बाहर आ गए इलेक्ट्रॉन्स, तो पीछे क्या बचा पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन्स आके इस बॉडी में घुस गए, ये A है ये B है। तो बताओ किसका मास बढ़ेगा और किसका मास कम होगा। मान लो डेल्टा M इन इलेक्ट्रॉन्स का मास है, इसका बढ़ेगा यार कितना M+। आपको याद है ना इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इसका क्या आ जाएगा, चाहे बहुत थोड़ा है पर मास तो होता है ना बेटा। तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग से मास का फर्क भी पड़ता है। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो मास बढ़ेगा, निकलेंगे वहां से मास कम होगा। ठीक है जी, क्वेश्चन है जी आगे। तो भाई प्रॉपर क्लास चल पड़ी है। अभी जो बच्चा यहाँ से जो भी पीछे रह जाएगा उनको अलग से रिपीट करवाना पड़ेगा। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। पहला क्वेश्चन है फाइंड
number of electrons present in 1 coulomb, 1 millicoulomb, 1 microcoulomb, 1 nanocoulomb, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, 4 क्वेश्चन आपको डाल दिए। कैसे करना है बेटा, पहला क्वेश्चन एक करवाता हूं आपको, रेस्ट आप ट्राई करेंगे। देखो जी, मैंने क्या पूछा है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने क्या पूछ लिया आपसे, एन पूछ लिया आपसे, एन आई वांट टू कैलकुलेट। क्या दिया है, कूलम क्या होता है, कूलम चार्ज का बहुत बड़ा यूनिट है। कितना बड़ा है मैं आपको बता देता हूं अभी। क्यों, क्या है, बहुत अच्छे बेटा, 1 कूलम। एन मुझे निकालना है, तो बताओ कौन सा फॉर्मूला है मेरे पास, शाबाश, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस। तो बता दिया यार कि अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो प्लस आएगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो वही प्लस माइनस का मतलब है, और कोई मतलब नहीं है प्लस माइनस का। n इंटू ई, तो 1 इक्वल्स टू n, व्हाट इज ई, 1.6 चलिए क्या आ गया जी, कूलम से कूलम कट गया, n क्या आ गया बेटा, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, क्या आ जाएगा जी, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर प्लस 19। तो क्या आंसर है जी, 10 अपॉन 1.6, तो ये आ गया जी n, मुझे याद है 10 अपॉन 1.6 6.25 डिवाइड करने के बाद। आप सोचकर देखिए कि कितने इलेक्ट्रॉन से 1 कूलम चार्ज बनता है, कितने सारे इलेक्ट्रॉन से 1 कूलम चार्ज बनता है। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पर बाकी अभी क्वेश्चन आप अभी क्लास में ट्राई करेंगे। मैं बता देता हूँ आपको बेटा, मिली क्या होता है बच्चों, घर पे आप ट्राई करना, मैं इतना ही लिखवाऊंगा। 1 मिली कूलम क्या होता है, 1 मिली कूलम क्या होता है, 10⁻³ कूलम। 1 माइक्रो कूलम क्या होता है, 10⁻⁶ कूलम। और 1 नैनो कूलम क्या होता है, 10⁻⁹ कूलम। ठीक है जी, इतना आपको करना है। तो अगर आप एक कोई बताओ कौन सा एक और सॉल्व कर दूं, तो यहाँ 1 कूलम की जगह आप रिप्लेस कर दो, बस क्या करना है, कोई भी कर लो, आप फिर से करवा लो। यहाँ क्या कर दीजिए आप, जैसे कि आप मान लो कि 10⁻³ इक्वल्स टू व्हाट, n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है बच्चे। तो बेटा डीसी पढ़ने लगवाने का मेरा पर्पज ये कि उसमें ना छोटी छोटी एक्सरसाइज दी जाती हैं, चेक पॉइंट 1, चेक पॉइंट 2, उससे आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर तुमने आधी भी लगा ली ना वो, तो नॉलेज आपको बहुत ज्यादा हो जाएगी बेटे। 10⁻³ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा या 10 की पावर क्या हो गया, 10 की पावर 55, ये 3 माइनस कर दिए 16 हुआ, 10 एक अलग कर दिया, 10 की 15 अपॉन 1.6, तो क्या आंसर आया, 6.25 n कितना आ गया, 6.25 इंटू 10 की पावर 15। क्लियर।
नेक्स्ट है जी, तो एक का ये क्वेश्चन बहुत फेमस है जी, बहुत बार पेपर में बोर्ड में आया ये क्वेश्चन कि एक कूलम में कितना चार्ज, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बड़ा है या एक कूलम बड़ा है, विच इज ग्रेटर? एक कूलम बहुत बड़ा चार्ज है यार, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, गिनती खत्म हो जाएगी। समझ में आया? इसीलिए सारे न्यूमेरिकल्स हैं वो माइक्रो कूलम में दिए जाते हैं। कितना चार्ज एक, अगर एक बॉडी, मैं भी एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, एनसीईआरटी में है, अगर एक बॉडी 10 करोड़ इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में छोड़े, 10 की पावर 9, 10 करोड़ बनेगा 100 बनेगा, देख लीजिए आप, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स अगर एक सेकंड में छोड़े तो एक कूलम चार्ज एक्वायर करने के लिए उसको 200 साल लग जाएंगे। अगर एक बॉडी एक सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स छोड़े तो एक कूलम चार्ज एक्वायर करने में उसको 200 साल लग जाएंगे। आप समझ लीजिए कि एक कूलम चार्ज कितना बड़ा है और क्यों न्यूमेरिकल्स में माइक्रो और नैनो में बात की जाती है। कहीं भी कूलम नहीं दिया जाएगा, माइक्रो साथ में लगा ही होगा पक्का ही। 1 कूलम इज अ वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज। समझ में आया? तो पॉइंट बना लेते हैं। क्या बना लिया पॉइंट हमने? 1 कूलम इज वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज। बच्चे आपको बुकलेट्स मिलेंगी, लेकिन अभी बुकलेट्स बाद में दिया करूंगा बेटा हर चैप्टर की, क्योंकि बच्चा इंटरेस्ट नहीं होना था वरना क्लास में। ओके, क्वेश्चन है जी, which of the following charge is not possible? Which of the following charge are not possible? क्या बच्चों, कौन सा बच्चे? ए है 1.6 इंटू 10 की पावर -18 कूलम। बी है बच्चों 1.6 इंटू 10 की -19 कूलम। सी है बच्चे, बेटा किसी बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ, रैंडम किसी मटेरियल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। तो बताइए कि एक कौन सा चार्ज इसमें पॉसिबल नहीं होगा। अब पॉसिबिलिटी है या नहीं ये कैसे निकाल सकते हैं हम? कोई ध्यान आपको लग रहा होगी सर कैसे निकाल सकते हैं? है किसी के पास कोई आइडिया? सर उससे ही होगा सर क्यों ये क्वेश्चन तो वहां से करेंगे क्या? एन की वैल्यू इंटीजर आ रही है तो पॉसिबल है नहीं? बिल्कुल सही है, शाबाश। एन की वैल्यू इंटीजर आ रही है तो पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है बच्चे। तो क्या आप ट्राई करेंगे? हर केस में एन निकालना शुरू कीजिए बेटा। ये तो है ही है यार, पहला तो सेकंड तो है ही। हाँ सेकंड तो है ही है, पहला देखो एन आता है इंटीजर में। सर आएगा। सर डी ऑप्शन सर डी आ रहा है, वो सारे पॉसिबल है। सर सोच लीजिए, सोचने में कोई, अगर मैं लगाता हूँ 1.6 इंटू 10 की -20 इक्वल्स टू n इंटू ई, -1
तो क्या आया, Q बराबर N, N क्या है बेटा, पॉइंट 1 आ जाएगा, बोलिए। 0.90, 10 की पावर -1 आ जाएगा। क्या ये इंटीजर है, नहीं सर, क्या ये इंटीजर है, नहीं सो नॉट पॉसिबल, आंसर इज सी, नॉट an integer। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटा, कुछ प्रदीप को भी लेके चलेंगे। इसमें क्या क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन है जी, आइडेंटिफाई एक्स, आइडेंटिफाई एक्स in the given reactions, identify x in the given reaction, क्या आएगा बच्चे, पहला है जी हाइड्रोजन 1H1 प्लस बेरिलियम 49 gives x प्लस न्यूट्रॉन, न्यूटन होता है 0.1। दूसरा है जी नाइट्रोजन 715 प्लस हाइड्रोजन 1H1 gives you helium 24 प्लस x। जल्दी से आंसर दीजिए क्या है। सर पहले वाले में तो 510 आएगा, नहीं 59, सारे करेंट राइट, देखिए 4 और 1 क्या है, 1 प्लस 4 इक्वल्स टू x प्लस 0, नीचे कितना आ गया, 5 नीचे 5 किसका होगा, बोरॉन का, हाँ सर, नीचे क्या आ गया 5 आ गया, ऊपर क्या है 9 और 1 10, यहाँ 1 है, ऊपर क्या आएगा 9, जोड़ लो यार, 7 प्लस 1 8 में से 2 गए 6, ये क्या है कार्बन, कार्बन, मान 15 और 1 16 में से 4 गए, 12, क्लियर हो गया आपको बच्चे। yes सर, इसमें और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं आपको कह दूंगी फाइंड द चार्ज इन 1 ग्लास ऑफ वाटर, क्वेश्चन है फाइंड चार्ज इन 1 glass of water, find charge in 1 glass of water। पेन की थिकनेस सही है बेटे, और मोटा करूंगा, फाइंड चार्ज इन 1 ग्लास ऑफ वाटर, क्या आएगा बच्चे। अब 1 ग्लास पानी कितना होता है, 250 ग्राम, कितना होता है 250 ग्राम, ठीक है। आंसर में क्या है, वाटर H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन 816, ठीक है जी। yes सर, तो सबसे पहले ये देखना है 250 ग्राम में कितने पानी के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये चीज करनी पड़ेगी। तो 14 ग्राम में, ये 16 18 ग्राम में कितने होंगे, एक, ये पढ़ी आपने केमिस्ट्री, हाँ सर,
16 और ये क्या 18 ग्राम ऑफ वाटर contains 18 gram of water contains Avogadro's number of molecules. ठीक है जी, कितना बच्चों? Avogadro's number of molecules 1 ग्राम में कितना होगा बेटा? Avogadro's अपॉन 18 तुम कितने में निकालना चाहते हो? 250 ग्राम में क्या होगा? Avogadro's अपॉन 18 इंटू कितने मॉलिक्यूल्स आ गए? क्या गए? मॉलिक्यूल्स। अब एक मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है बेटा? 10। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? देखो 8 और 2 हाइड्रोजन है ना। 10 एक में कितने? 8 और 2 हाइड्रोजन 10 हुए। तो कुल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 1 molecule contains 1 molecule contains कितना बेटे? 10 electrons. 1 molecule contains 10 electrons. तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए बेटा? Avogadro's number by 18 into 250 into 10. समझ में आया? क्या आंसर आएगा बेटा? की वैल्यू कर दो। टोटल चार्ज क्या आया? टोटल चार्ज क्या है बेटा? सॉल्व करना है तो सॉल्व करना पड़ेगा और नहीं तो यहीं छोड़ दो, वो कैलकुलेशन आगे। एवोगाड्रोस क्या होता है? 0.23 10 की पावर 23। ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं। 18 कैलकुलेशन बहुत है। 250 इंटू 10 ई की वैल्यू क्या है? चार्जेस दोनों होंगे प्लस माइनस। प्रोटॉन्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं पानी के अंदर। प्रोटॉन्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। कैलकुलेशन नहीं करूंगा बेटा। ठीक है, इसका एक सिंपल शॉर्टकट फॉर्मूला ही बना लें। सिंपल और शॉर्टकट फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चे? देखिए, एवोगाड्रोस नंबर अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू गिवन मास। अगर एक वन स्टेप फॉर्मूला बना ले किसी भी क्वेश्चन के लिए, वन स्टेप। वन स्टेप फॉर्मूला क्या बना? एवोगाड्रोस नंबर अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है जी, आगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू जेड ई। जेड क्या है? जेड किसको कहते हैं पता है आपको? एटॉमिक नंबर। जेड इंटू ई। समझ में आया? जेड क्यों लिख दिया मैंने नीचे? पानी का जेड कितना हुआ? 10। जेड होता है नीचे वाले नंबर का सम, इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो ये ऐसा करने से ये ऊपर वाले सारे स्टेप तुम्हारे हैं वो बच जाएंगे बेटा। सिंपली हमने फॉर्मूला बना लिया वन स्टेप। ठीक है जी, बहुत इतना है। कोई पूछना बेटा दोबारा से? कुछ रिपीट करूं? क्या सीखा हमने? हम रेपिटेशन की बात करें, हमने क्या सीखा है?